कृत्स्नस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुख दुःख हेतुः संहार हेतुरपि यः पुनरंतकाले तम शंकरम शरणदम शरणम व्रजामि। अर्थात जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुःख में एकमात्र कारण हैं तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हुआ करता हूँ आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम कार्यक्रम के आद्य प्रभाग के माध्यम से आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज के पंचांग को और जान लेते हैं क्या है आज की तिथिवार एवं नक्षत्र आदि। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के अनंतर अब समय सुभाषित का, और सुभाषित में आज हम जानेंगे व्यक्तित्व के लक्षणों के विषय में। तो आइए सबसे पहले सुनिए संस्कृत सुभाषित और उसके बाद उसके हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवादों को। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत। तेजस्विता, क्षमाशीलता, अदम्य धैर्य, आचरण की पवित्रता, राष्ट्रहित के प्रति निष्कपट भाव तथा अहंकार रहित व्यक्तित्व, ये सभी गुण दैवी संपदा को प्राप्त व्यक्तित्व के लक्षण कहे गए हैं। Radiance, forgiveness, unwavering courage, purity of conduct, sincere dedication to the nation, and a humble personality, free from arrogance, all these qualities are regarded as the characteristics of a person endowed with divine virtues. भारत में ज्ञान का एक लंबा इतिहास रहा है और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव निरंतर ही प्रवाहमान रही है। भारतीय वास्तुकला, विज्ञान और शिल्पकला के अद्भुत उदाहरण आज भी हमारी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इसी क्रम में आज हम गुजरात के पाटन शहर में स्थित प्रसिद्ध रानी की बाव के बारे में जानेंगे, जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। आज आधुनिक युग में जिन अनेक खोजों को नया माना जाता है, उनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मिलता है। यह हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा का प्रमाण है। इसी क्रम में आज हम गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित अद्भुत स्थापत्य कला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्मित रानी की वाव के बारे में जानेंगे, जिसे रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित एक भव्य बावड़ी है, जहां अधिकांश स्मारक राजाओं द्वारा रानियों की स्मृति में बनवाए गए। वहीं यह एक ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने पति की स्मृति में बनवाया। इसका निर्माण सोलंकी वंश की रानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में लगभग 1063 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह बावड़ी केवल जल प्रबंधन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तुकला का भी अत्यंत विकसित स्वरूप है। यह सभी बावड़ियों में सबसे विशाल और सबसे अधिक अलंकृत मानी जाती है तथा इसका निर्माण मारू गुर्जर या सोलंकी शैली में किया गया है। इस वाव की विशेषता यह है कि इसका निर्माण उल्टे मंदिर की शैली में हुआ है, जहां शिखर नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर दिखाई देते हैं। इसमें 7 मंजिलें और सीढ़ियों की लंबी श्रृंखलाएं हैं।
हर मंजिल पर अद्भुत शिल्पकला देखने को मिलती है। दीवारों और स्तंभों पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे राम, वामन, नरसिंह, महिषासुर मर्दिनी और कल्की की सुंदर नक्काशियां उकेरी गई हैं। यह बावड़ी एक भूमिगत संरचना है जिसमें सीढ़ियों की श्रृंखला, चौड़े चबूतरे, मंडप और सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनके माध्यम से गहरी जल तक पहुंचा जा सकता है। 7 मंजिला इस बावड़ी में 5 निकास द्वार हैं और यहाँ आज भी 500 से अधिक मूर्तियां सुरक्षित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार भूगर्भीय परिवर्तनों और सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण यह अद्भुत धरोहर लगभग 700 वर्षों तक गाद में दबी रही। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में भूगर्भीय हलचलों के कारण इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ आई, जिसके बाद यह बावड़ी पूरी तरह मिट्टी और गाद में दब गई। लगभग 28 मीटर गहरी यह बावड़ी लंबे समय तक गाद में दबी रही, जिसके कारण इसकी मूर्तियों की चमक आज भी बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1950 के दशक में इसका उत्खनन शुरू किया, जो लगभग 40 वर्षों तक चला। 1980 के दशक में यह बावड़ी पुनः अपने वर्तमान स्वरूप में सामने आई। कहा जाता है कि इस वाव में पहले 292 स्तंभ थे, जिनमें से अब 226 ही शेष हैं। इसके पश्चिमी छोर पर स्थित कुआं लगभग 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। मान्यता है कि पहले इस कुएं के जल में औषधीय गुण पाए जाते थे, जिसका उपयोग गंभीर रोगों के उपचार में किया जाता था। इन गुणों का कारण आसपास लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। इस बावड़ी में वर्षा जल संचयन की भी अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी, जो भारतीय ज्ञान, विज्ञान और वास्तुकला की उत्कृष्ट समझ को दर्शाती है। 22 जून 2014 को यूनेस्को ने रानी की वाव को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसकी अद्भुत तकनीक, स्थापत्य कला और सौंदर्य के कारण इसे भारत की सभी बावड़ियों की रानी कहा गया है। लगभग 9 वर्षों पुराना यह स्मारक भारतीय वास्तुकला, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन और शिल्पकला का अनुपम उदाहरण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह स्थान हमारी समृद्ध वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली प्रतीक बना रहेगा। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबां पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात स्वास्थ्य की। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए हमारे विशेष प्रभाग योग 360 की ओर और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के तरीकों को जानिए। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब शरीर में पानी कम होने लगता है तो एनर्जी भी कम होने लगती है, चेहरे की फ्रेशनेस गायब हो जाती है और बॉडी देने लगती है वार्निंग साइंस। इस स्थिति को कहते हैं डिहाइड्रेशन। पसीना आना सिर्फ गर्मी का लक्षण नहीं है, ये बॉडी में निर्जलीकरण का कारण भी बनता है। बढ़ती गर्मी अगर आपको सताए, बॉडी पानी की कमी का सिग्नल दिखाए, ऐसे में हाइड्रेशन को कैसे मेंटेन किया जाए, आइए उसके लिए आपको बताते हैं कुछ इफेक्टिव उपाय।
गर्मियों का मौसम है, ऐसे में तेज धूप और गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन होने की संभावना बनी रहती है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से बाहर निकलता है, तो नियमित तौर पर इसकी भरपाई करना आवश्यक होता है। समय पर इसकी पूर्ति न की जाए तो निर्जलीकरण का खतरा बढ़ जाता है। कुछ सरल उपाय डिहाइड्रेशन से राहत और बचाव में उपयोगी हैं। बॉडी को एक्टिव रखना है तो हर थोड़ी देर में हैव सम वाटर ड्रिंकिंग टाइम। ये आसन आपको देंगे कूलिंग इफेक्ट। गर्मियों में भी आपकी हेल्थ रहेगी फाइन। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे तितली गति का अभ्यास। तितली गति का अभ्यास हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो उसके अभ्यास के लिए आज आप इस तरह से अपने दोनों पैरों को जोड़ लेंगे और सिर्फ हमें मूवमेंट करना है। ये मूवमेंट जितनी देर आप इजीली कर सकते हैं आप करें। कमर को सीधा रखेंगे, इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक रखा हुआ है और बहुत फड़फड़ाता हुआ मूवमेंट नहीं करना कि ऐसे ऐसे फटाफट नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट करिए। आप कम से कम 10 बार इसका अभ्यास कर लीजिए। फिर हम रिलैक्स कैसे हो जाते हैं, इस तरह से अपने पैरों को सामने फैलाते हैं, हाथों को पीछे टिका लेते हैं, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। 10 रिपीटिशन का एक राउंड है, आप 3 से 4 राउंड इसके कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो हम करने वाले हैं वो है अधोमुखी श्वानासन। अधोमुखी श्वानासन के लिए इस तरह से वज्रासन में ही बैठेंगे और आप अपने हाथों को घुटने के बल आ गए, हाथों को जमीन पर टिका दीजिए। ठीक, इस स्थिति में आना और इस स्थिति में आकर के धीरे धीरे अपने घुटनों को उठाना। कोशिश करना है कि अपनी एड़ियों को जमीन से छू दें। जब एड़ियों को जमीन से छुएंगे आप अपने टखनों पर, पिंडलियों पर एक खिंचाव को महसूस करेंगे। गर्दन को आगे ढीला छोड़ दीजिए और अपने पैर के पंजों को देखने का प्रयास करना, यानी ऐसे नहीं रखना गर्दन को, पैर के पंजों को देखेंगे। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकेंगे, फिर दोनों पैरों को, घुटनों को जमीन पर टिकाया, धीरे से वज्रासन में बैठ गए, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दिया। गर्मियों में बॉडी को हेल्दी और कूल रखना है तो हाइड्रेशन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। जो आपके शरीर को रखे ठंडा, ऐसा हल्का आहार लीजिए। गर्मियों में पानी की कमी से बचने के लिए हम जो है नींबू पानी का प्रयोग करें। नींबू पानी में थोड़ा नमक और थोड़ी चीनी डालकर हम 1 से 2 गिलास प्रतिदिन उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी हम घर से बाहर निकलें अपने साथ हम पानी की बोतल ज़रूर रखें। जब भी गर्मी में काम कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें। छोटे बच्चे हो गए या बूढ़े बुजुर्ग लोग हो गए जो दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट हैं, ऐसे व्यक्तियों का ज़रूर ध्यान रखें। उन्हें बार बार पानी का सेवन अपने आप जो है हम करवाएं। और पानी में आप सौंफ जो है वो भिगो कर रख सकते हैं ओवरनाइट और अगले दिन सुबह पी सकते हैं। या फिर इसी तरह से धनिया का 1 चम्मच आप रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उठकर वो पानी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खाने में हम तरल पदार्थों को ज़्यादा इंक्लूड करें, जैसे दाल है या कोई सब्ज़ी है तो वो भी अगर हम तरल बनाएं तो वो पानी की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा एक ज़रिया है। इसके अतिरिक्त हम छाछ का सेवन करें। दही में जो है पानी की मात्रा जो है अधिक डालकर आप छाछ बनाएं। छाछ में आप जीरा और काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 1 से 2 गिलास जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आम का पन्ना है या बिल्ब का पन्ना अवेलेबल है या फिर जैसे फालसा का भी पन्ना बनाया जा सकता है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार आंवला अगर फल अवेलेबल है उसका जूस निकालकर अधिक मात्रा में पानी में उसे डाइल्यूट करके उसका पानी का प्रयोग किया जा सकता है। फलों का अधिक से अधिक हम प्रयोग करें, जैसे तरबूज हो गया या खरबूजा हो गया। इनमें नेचुरल या प्राकृतिक तौर पे ही पानी की मात्रा अच्छी खासी रहती है, तो इनका प्रयोग हम ज़्यादा करें। कोशिश करें कि चाय या कैफिनेटेड ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स या फिर पैकेज्ड फूड्स या फिर कोला ड्रिंक्स जो है हम अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा थकान हो या फिर चक्कर आए, समझो बॉडी पानी की मांग बढ़ाए, प्रयोग करें ये औषधियाँ जो आपको इस मौसम में निर्जलीकरण से बचाएं।
डिहाइड्रेशन में जैसे ही पानी की कमी होती है वैसे ही यूरिन का कम आना, येलो होना, आँखों के नीचे गड्ढा होना, होंठ का सूखना, गले का सूखना, ये सब लक्षण जो है पाए जाते हैं। उपचार में ग्रेजुअली हमको वाटर इनटेक करना है। वाटर इनटेक हमको प्लेन नहीं देना। डिहाइड्रेशन में हमको जो है कुछ भी मिलाकर, चीनी मिलाकर, काला नमक मिलाकर, नींबू मिलाकर, नींबू पानी जिसको कहते हैं, उसको हम जो है थोड़ा थोड़ा आपको 4-4 चम्मच, 6 चम्मच, 8 चम्मच, जैसे छाछ है, छाछ भी ऐसा ही है कि बहुत कम मिला के, मिश्री है, काला नमक है, थोड़ा ये मिला के और ये थोड़ा जीरा मिला के इसमें दे सकते हैं। और नारियल पानी है, नारियल पानी का भी यही है कि थोड़ा थोड़ा देना है। नोजिया वोमिटिंग के लिए हमको नींबू लेना है, एक नींबू के 2 पार्ट करना है। एक पार्ट में जो है शुगर और जो है एक में नमकीन, काला नमक और काली मिर्च मिलाना है, एक में मिश्री मिलाना है। दोनों को थोड़ा कटोरी में गर्म करना है, निचोड़कर 1 बाय 1 एक कप को जो है चूसना है, सक करना है। तो उससे जो है जितना भी हमारे टंग के जितने भी बर्ड्स हैं चारों तरफ, जो है चारों कोने पे जो होते हैं, उसमें सिक्रीशन होगा और वो हमारे डाइजेशन में हमको हेल्प करेगा। औषधि के रूप में हम जो है, जैसे अनार है, पौधेनी का जूस है, अनार का जूस है, उसको बराबर मात्रा में मिला के 2-2, 3-3 चम्मच दिन में 3, 4, 5 बार दे सकते हैं। बिल्व का पाउडर भी दे सकते हैं, बिल्व का जूस भी दे सकते हैं। और औषध के रूप में जो कुटज घनबटी है वो दे सकते हैं, कुटजा रिश दे सकते हैं, कुटजा बिल्व पानक दे सकते हैं, और ज़्यादा ड्रास्टिक है तो कर्पूर रस दे सकते हैं। अगर वोमिटिंग और ये जी में चलाना होता है तो थोड़ा मुलेठी को हमको दांतों के नीचे चूसते रहना है, जिससे गले में जो खुश्की है, ड्राइनेस है, वो सब खत्म हो जाएगा। अदरक का जितना जूस है वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा पीस काला नमक लगा के चूसता है, जिससे कि उसका जो है सिक्रीशन ठीक होता है और हमारा खाने का इसका इच्छा होती है और हमारा जो जितना डाइजेशन सिस्टम है वो रेगुलेट हो जाता है। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पिएं, जिससे इस मौसम में निर्जलीकरण की समस्या से बचाव हो सके। तो आज आपने जाना तितली गति का अभ्यास, अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास। इनका नियमित अभ्यास करना लाभकारी है। निर्जलीकरण से बचाव में उपयोगी है योग। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी का सेवन करें। छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, आम या बेल का पन्ना लेना लाभकारी है। 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में रात को भिगोएं, सुबह उसको पीना लाभकारी है। चाय, कैफिनेटेड ड्रिंक, सोडा ड्रिंक और पैकेज्ड फूड से परहेज करें। अनार व पुदीने का रस, बेल का जूस पीना लाभकारी है। कुटज घनवटी, कुटजा रिष्ट, कुटजा बिल्व पानक उपयोगी है। उल्टी या जी मिचलाने पर मुलेठी को दांतों के नीचे दबाकर चूसते रहें। अदरक में काला नमक मिलाकर चूसना लाभप्रद है। गर्मी का सीजन, डिहाइड्रेशन का फियर। खुद को रखें ठंडा और हाइड्रेटेड। वाटर बॉटल रहे ऑलवेज नियर। हीट का सॉल्यूशन सिंपल हाइड्रेशन। वाटर ही है बॉडी का रियल प्रोटेक्शन। तो इस गर्मी सिर्फ स्टाइल नहीं, हाइड्रेशन भी रखिए हाई। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और स्वास्थ्य प्रभाग के पश्चात अब क्रम संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम विसंगतियां न ले आएं, एतदर्थ संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में विशेष रूप बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन 2 अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन 2 अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है। और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं
और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तभी अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध। लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहारित समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहाँ भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी, अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहां द और ध इन दो अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है वह है रिद्धि सिद्धि। यहाँ भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं, अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का, या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें, अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और न ही बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार, अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकम् अवगमयितुं। तावत् सर्वेभ्यः अस्तु। नमो नमः। संस्कृत कक्षा के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम की आज के प्रस्तुति क्रम में इतना ही। मुझे एवं सुप्रभातम के मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। सोमवार को प्रातः 7 बजे पुनः होंगे आप सभी से भेंट। तब तक स्वस्थ, सुरक्षित एवं संयमित रहिए और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।